हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव। कक्षा 10 के लिए जैसा कि यूनिट सेकंड इस समय चल रहा है, यूनिट फर्स्ट आपका खत्म हो चुका है। यूनिट सेकंड में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विद्युतीय का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पर यूनिट सेकंड में, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक के संबंध में करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश और विद्युत धारा के संबंध में बता दिया है। यानी विद्युत धारा की परिभाषा बताए थे आपको, उसका मापन कैसे किया जाता है परिपथ में चीज बताया गया था, और साथ साथ हमने विभवांतर, विभव का अंतर था, विभवांतर की भी चर्चा किया है और विद्युत विभव भी पढ़ा दिया गया है, जिसका मापन भी हमने आपको बताया था कि विभव मापी के द्वारा हम वोल्ट विभवांतर का मापन करते हैं। अब हम लोग पहुंचे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है ओम का नियम, अर्थात ओम्स लॉ में पहुंचे हुए हैं। अब इस ओम्स लॉ में देखिए, ओम एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विभवांतर भी और धारा आई के बीच में एक संबंध दिया, एक नियम दिया है। इस नियम को हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, उसी के संबंध में अब के अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा नियम है और बहुत महत्वपूर्ण नियम है विद्युत के क्षेत्र में। ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर आप ये नियम याद कर लिए तो ये इंटर तक आने वाले उच्च क्लासों में भी ओम के नियम चलते हैं, जो एक आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो आइए पहले शुरू हम लोग ओम्स लॉ जाने। हाई स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इसे जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, वो एक वैज्ञानिक जिन्होंने किया क्या, सन 1826 ईस्वी में, इसमें 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक थे, का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम है। इन्होंने विभवांतर भी और धारा के बीच में संबंध को कैसे निकाला, पहले इन्होंने एक प्रयोग किया, यानी भिन्न भिन्न लंबाइयों का एक चालक तार लिया, जैसे कि बी और सी। मान लो हम यहाँ पे दो चालक तार लेंगे। इन्होंने क्या किया कि इन चालक तार को बैटरी के सिरों से जोड़ दिया। बैटरी के सिरों से जोड़ के इन्होंने विभवांतर भी को आरोपित किया तार ए बी के सिरों के बीच में। ये तार है, ये मान लो इसमें प्रतिरोध दिया है। तो इस तरीके से इस चालक तार में उन्होंने जब विभवांतर स्थापित किया इनके सिरों के बीच में, तो इस चालक तार में धारा बढ़ी, जिसका उन्होंने मापन किया इसके द्वारा, अमीटर के द्वारा, और विभव जो उन्होंने लगाया था उसका मापन किया विभव मापी द्वारा, अर्थात वोल्टमीटर के द्वारा। इसी प्रकार से दूसरा चालक तार उन्होंने लिया, जिसका नाम है सीधी चालक तार। यही कार्य इन्होंने दूसरे तार में किया, इसमें भी विभवांतर लगा करके उन्होंने इस चालक तार में बहने वाली धारा का मापन किया। अब मापन करके उन्होंने टेबल बनाया, इस तरीके से टेबल बनाया। तो टेबल में क्या किया इन्होंने, कुछ प्रेक्षित मान जो यहाँ पे लिए थे, जो बोलते प्रेक्षित मान का मतलब जो प्रयोग में इन्होंने मान लिया था, उसका इन्होंने टेबल बनाया। विभवांतर भी और धारा आई के बीच में विभवांतर लगाया, धारा का मापन किया। पहला विभवांतर कुछ लगाए होंगे, मान लो 2 तो 4 एम्पीयर की धारा बढ़ी। अगला विभवांतर इसमें लेकिन जैसे जैसे इन्होंने विभवांतर लगाया है, विभवांतर का मान इसमें नोट कर लेंगे टेबल में। मान लो 6 लगाया है तो 10 कोई भी मान तो प्राप्त हुआ होगा धारा का, धारा का मापन करने पता चला होगा इनको। और इस पे मान लो उन्होंने 12 लगाया, यहाँ 16 प्राप्त किया होगा, या 17 कुछ भी कह सकते हैं, इस आंकड़ा में बता रहा हूँ अपनी। यहाँ पे 16 मान लो लिए होंगे, तो यहाँ मान लो 22 प्राप्त हो गया, यहाँ पे मान लो 20 लिए होंगे, तो यहाँ पे मान लो 28 प्राप्त हुआ। इस तरीके से विभवांतर की धारा आई का उन्होंने मापन करके एक टेबल बनाया, सारणी बनाया। यह सारणी किसके बीच में था, V और I के बीच में था, V एंड I के बीच में इन्होंने टेबल बनाया और इसको उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ पेपर आता है जिसपे उन्होंने इस पैमाने को उस पे अंकित किया, यानी आरेख खींचा, ग्राफ खींचा, विभवांतर को x अक्ष पे लेकर के और धारा को y पर लेकर y अक्ष पे लेकर के जब ग्राफ खींचा तो इन्हें एक सरल रेखा ऐसे प्राप्त हुआ। ग्राफ की रेखा कैसे प्राप्त हुई, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ, जो विभवांतर के साथ कोई कोण बनाते हुए ऐसे सीधे जा रही है। जो सीधी सरल रेखा होती है ग्राफ में बच्चों, ये हमेशा दो राशियों के बीच में एक निश्चित अनुपात को व्यक्त करती है, एक नियत मान को व्यक्त करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस रेशियो में आपका विभवांतर चेंज हो रहा है, उसी रेशियो में आपकी धारा भी चेंज हो रही है।
यानी दोनों का रेशियो लगभग सेम है, इसी कारण ये सरल रेखा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे विभवांतर का मान अगर धारा के अनुरूप न रहे, इनमें असमानता अगर है, तो ये ग्राफ या तो आपको ऐसे वक्र इधर मिल जाएगा अथवा वक्र के रूप में ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब विभवांतर और धारा एक दूसरे के निश्चित अनुपात में नहीं होंगे तो ये ग्राफ आपको वक्र ही मिल जाएगा। अगर अनुपात में होंगे तो ग्राफ हमेशा सीधा मिलता है। तो इसी ग्राफ के द्वारा उन्होंने जानकारी प्राप्त किया और बताया क्या, एक नियम का प्रतिपादन किया इस आधार पर जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। आइए समझते हैं तुरंत भेजकर परिभाषा के रूप में इसको। तो कहेंगे कि जाल साइन ओम ने क्या किया, विभवांतर नियम धारा के आई के बीच में जो नियम दिया वो इस प्रकार है। कुछ शर्त इस पे उन्होंने रखा, देखा कि यह सरल रेखा तब प्राप्त हो रहा था जब ये मान आपके निश्चित परिपथ के अनुसार यानी वोल्टेज लगा के धारा का मापन किया। लेकिन यदि इस चालक का तार की लंबाई को बढ़ा दें अथवा इस पर दबाव लगा दें तार पे अथवा इसे गर्म कर दिया जाए तो ये जो अनुपात आ रहा था इन दोनों का निश्चित अनुपात सरल रेखा, ये आपको निश्चित अनुपात नहीं आया बल्कि इसमें असमानता आने लगी। तो इन्होंने एक शर्त रखा कि यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, अर्थात बाहर से कोई इसमें परिवर्तन न किया जाए, इसके ताप दाब आयतन लंबाई इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए, तब यह रेखा ग्राफ की रेखा सरल रेखा मिलेगी। अन्यथा विभवांतर भी और वायु के बीच में ग्राफ सरल रेखा न होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, वक्री हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, एक शब्द शुरू में कहा कि यदि चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, क्या न बदली जाए, चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए। भौतिक अवस्था का तात्पर्य है कि बाहर से कोई भी इसमें परिवर्तन न किया जाए, जैसे न तो इसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाए, न तो इसके ताप में परिवर्तन किया जाए और न तो इसके दाब में परिवर्तन किया जाए और न तो इसके आयतन में परिवर्तन किया जाए। अर्थात बाहर से कोई भी परिवर्तन अगर नहीं करते हैं कि हम इस चालक तार में, तब इनका नियम ये कहता है कि चालक तार के सिरों के बीच में जो आप विभवांतर यहाँ लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं विभवांतर, तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है वो परिपथ में या चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। यही उनका कहना था। अर्थात जब हम इसकी भौतिक अवस्था बदल देंगे तो विभवांतर भी और धारा आई के बीच का जो ग्राफ है ये सरल रेखा न प्राप्त होकर के बल्कि वक्री हो जाएगा। और जब वक्री हो जाता है कोई ग्राफ तो वो हमेशा दो राशियों के बीच असमानता को प्रदर्शित करता है। और अगर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो ये हमेशा दो राशियों के बीच में एक निश्चित अनुपात या समानता को प्रदर्शित करता है। तो यही उन्होंने देखा कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो चालक तार के सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर उस चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। अर्थात जैसा हम विभवांतर लगाएंगे हमें उसी क्रम में धारा में परिवर्तन मिलेगा। तो जब समानुपाती का एक चिन्ह होता है बच्चों, इसे प्राप्त कहते हैं। इस समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो फिजिक्स की भाषा में हमें एक नियतांक प्राप्त होता है। तो v बराबर इन्होंने जो नियतांक प्राप्त किया उसे एक r नाम दिया, ये हो जाता है v बराबर आई r। अर्थात इस चिन्ह के ये समानुपाती का चिन्ह है, ऐसे बनाया जाता है। जब इसको हटाया जाता है तो बराबर देखिए कोई एक नया अक्षर यहाँ नियतांक जिसे बोलते हैं वो लिखा जाता है, बगल वाली राशि से उसे रखती है। यही फिजिक्स पढ़ने का तरीका है कि जब शुरू की बातें छोटी वो आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे चल के यही सब बातें दिक्कत करती है। तो जो इन्होंने ये नया राशि प्राप्त किया इसे नियतांक कहते हैं। हमेशा हर एक अनुपात वाली राशियों में या समानुपाती वाले राशियों में हमेशा जो नया राशि प्राप्त होता है उसी को नियतांक कहा जाता है। इस नियतांक का अलग से नाम रखा जाता है, वैज्ञानिक अपने नाम इसका नाम रख देते हैं। तो कुछ में तो केवल नियतांक ही रह जाता है और कुछ में इसका नाम रख दिया जाता है। तो इस नियतांक का नाम ओम नामक वैज्ञानिक ने प्रतिरोध रखा। क्या रखा? प्रतिरोध रखा। बताया कि यह जो नियतांक R है इसे हम क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं। और अपने ही नाम से इसका मात्रक उन्होंने क्या रख दिया? ओम। क्योंकि ओम ने इस नियम को खोजा था, इस नियतांक की उत्पत्ति ओम ने किया था और अपने ही नाम पे इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? ओम रख दिया।
तो यही ओम का नियम है, V बराबर आई आर। अर्थात एक प्रकार से हम इसे सीरियल क्रम में पढ़े तो V बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आई आर। यही ओम का मेन नियम है। एक चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए तो चालक तार के सिरों के बीच में लगाया गया विभवांतर जो भी लगाया जाता है वो उस चालक तार में बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती आई V बराबर आर आई। इस आर को एक नियतांक कहते हैं। इस नियतांक का नाम उन्होंने क्या रखा, प्रतिरोध रखा, जिसे अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस प्रतिरोध का मात्रक उन्होंने अपने ही नाम पे ओम रख दिया। तो विभवांतर V और धारा I के बीच में जो एक ग्राफ की रेखा सरल रेखा प्राप्त होती है इसको क्या कहते हैं, इसको हम सरल रेखा को प्रतिरोध कहते हैं। यानी यहाँ से हम देखा जाए तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा V बटे कितना, I। क्योंकि यहाँ से R का मान निकालेंगे तो V बटा हमें I ही मिलेगा। तो यानी विभवांतर V और धारा I के बीच का जो ग्राफ होता है उसका मान, उसे हम प्रतिरोध करते हैं और इस प्रतिरोध का मान V बटे कितना होता है, I। और इसका मात्रक आपको बताया गया, इस प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम ने अपने ही नाम कर दिया ओम। और जिसका इन्होंने ग्रीक अक्षर के द्वारा संकेत किया, यानी ओम का जो संकेत है यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, तो ओम का संकेत जो उन्होंने रखा वो एक ग्रीक अक्षर इस तरीके से, जैसे मैं बना रहा हूँ एक ईयरफोन के द्वारा, जैसे ईयरफोन लगाते हैं कान में, उसी आकार का अगर आप इसे लिख देंगे तो ये ओम को प्रदर्शित करता है। थोड़ा इसकी गोलाई से और जोड़ देंगे तो और बेहतर ही लगेगा। इस तरीके से इसे ओम करते हैं। तो जैसे हमें दो ओम प्रतिरोध लिखना है, लिख देंगे 2 ओम, ऐसे बना देंगे तो 2 ओम हो जाएगा। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ओम का संकेत है। तो ये तो हुआ ओम का नियम, जिसको आपने आपको प्रयोगात्मक माध्यम से, इसके बाद आपको उनका परिभाषा के माध्यम से निकाला V बराबर आई के आर के रूप में, यही ओम का नियम है। नोट करेंगे इसको आसानी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इस नियम को बच्चों आप सावधानी पूर्वक याद कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, मैं बार बार बता रहा हूँ। आगे चल के इसमें न्यूमेरिकल और तमाम सिद्धांत आधारित है, इसलिए ओम का नियम जब भी आए एक ही चीज आप याद किए रहिए, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। बस ऐसे याद किए रहेंगे। यहाँ V क्या है, विभवांतर, हमने बताया है, इसके मान लिखवा दिया है कि V बराबर होता है विभवांतर है, और I क्या है यहाँ पे, धारा है, यानी विद्युत धारा, और R क्या है, प्रतिरोध। आइए इसके आगे हम देखते हैं ओम का नियम को आपने देखा। अब आपको कहा जाता है ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ऐसा आता है ट्यूशन परीक्षाओं में, हाई स्कूल स्तर पे, कि ओम के नियम का सत्यापन करिए। ओम नामक वैज्ञानिक ने सत्यापन, यहाँ बोलेंगे सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करेंगे कि इनका नियम सत्य है, इसके लिए सत्य है, ये देखा जाता है। इन्होंने चालक तार लिया ऐसे, जिसको प्रतिरोध के रूप में इसका संकेत उन्होंने आर रखा, क्योंकि चालक तार में ही प्रतिरोध पाया जाता है, आगे बताएंगे आपको हम। इन्होंने परिपथ बना करके क्या किया, देखिए ध्यान से, इसमें उन्होंने एक अमीटर लगाया। अमीटर लगा के किसका मापन करने के लिए लगाया, इन्होंने अमीटर लगा करके इन्होंने धारा का मापन किया, और इसको इन्होंने एक बैटरी के द्वारा दे दिया, धन और ऋण के द्वारा जोड़ दिया। मान लो अगर अमीटर वहां नहीं लगाते हैं तो आगे चल के रास्ते में कहीं भी श्रेणी क्रम में अमीटर हमेशा लगाया जाता है। जिसका सिरा होता है बैटरी के, जिसका धन सिरा जो होता है बैटरी के धन सिरे से, और जिसका ऋण सिरा बैटरी के ऋण सिरे से ऐसे कनेक्ट हो जाता है। और बीच में कुंजी के लगी होती है, जिससे विद्युत धारा को परिपथ में प्रवाहित किया जाता है, तो बंद किया जा सकता है कुंजी के द्वारा। तो इस तरीके से उन्होंने परिपथ बना करके इसमें विभवांतर लगाया बैटरी के द्वारा, और बहने वाली धारा का मापन करके सारी बना के ग्राफ खींचा, और यह ग्राफ का सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। तो सरल रेखा जब ये प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब ओम का नियम सत्य है। अगर सरल रेखा नहीं प्राप्त होता है तो इसका मतलब ओम का नियम असत्य है। तो क्या देखा सत्यापन में कि विभवांतर, भिन्न भिन्न विभवांतर लगा के इन्होंने इस चालक तार में बहने वाले भिन्न भिन्न धारा का मापन किया, और विभवांतर V और धारा I के बीच में ग्राफ खींचा, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यही ओम का नियम है, अर्थात ये सत्य है। और जो
इस नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमी परिपथ कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी परिपथ कहते हैं। ओमी परिपथ जो होता है वो सभी धात्विक तारों के लिए सत्य है, अर्थात ओम का नियम कभी आपसे पूछा जाए किसके लिए सत्य, 1 नंबर का क्वेश्चन, तो कहेंगे ओम का नियम जो है वो सभी धात्विक तारों धातु के तारों के लिए सत्य है। और अनओमी परिपथ जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे टार्च का बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, निर्वात नलिकाएं हैं, डायोड है, ये सब आपके ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनको अनओमी परिपथ भी कहा जाता है। इसके आगे हम प्रतिरोध की चर्चा और उससे संबंधित बातों का जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।